Hello students, I am CS Monica Agrawal. Today we are taking unit number 5 and unit number 6 of Indian Contract Act. Unit number 5 and unit number 6 of Indian Contract Act. In unit number 6, we are going to study breach of contract. And in unit of 6, we are going to study contingent and quasi-contract. Firstly, breach of contract. बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेनली दो तरीके के होते हैं, एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर उनके लिए रेमेडी क्या अवेलेबल है सामने वाली पार्टी को, वो हम पढ़ेंगे। और ये दोनों क्या होता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच, वो हम पढ़ेंगे। रेमेडीज हमें कई तरीके की अवेलेबल होती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो डैमेजेस होते हैं वो कई तरीके के डैमेजेस होते हैं, ये सब हम देखेंगे इस यूनिट में। व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बेटा अगर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, उसे बोलते हैं अपन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी हैव सो फॉर सीन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड। हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट में बी पुट टू एन एंड। अब हम देख रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एंड कैसे किया जाता है। डिस्चार्ज भी हम पढ़ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं तोड़ा कैसे जाता है। वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो द मोड इन विच कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी से कंपनसेशन मांगती है, वो कंपनसेशन कैसे निकलेगा वो भी हम स्टडी करेंगे। ब्रीच मीन्स एक्चुअली क्या होता है, फेलियर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अराइज इन टू वेज। फर्स्ट इज एक्चुअल ब्रीच, सेकेंड इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। सेकेंड इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। Firstly, we are going to discuss what is anticipatory breach. बेटा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेसिकली, कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जाम्पल ऑन ए फ्यूचर डेट, और हम अगर उसे पहले ही ब्रीच कर दें उस फिक्स डेट के आने से पहले, तो इसे हम बोलेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Contract occurring before the time fixed for performance has arrived, when the promiser refused altogether to perform his promise and signify his unwillingness even before the time for performance has arrived. It is called anticipatory breach. Anticipatory breach of a contract may take either of following two ways. दो तरीके से एंटिसिपेटरी ब्रीच की जा सकती है, या तो एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, anticipatory breach of contract provide as follows: when a party to contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirely, promisee may put an end to the contract unless he has signified but words or conduct his acquiescence in the continuance। बेटा अब एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में प्रोमिसी के पास दो ऑप्शन है। प्रोमिसर ने तो ब्रीच कर ही दिया, प्रोमिसी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे अप टू द फिक्स डेट, या फिर वो ब्रीच होते टाइम ही क्या बोल दे कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ से भी खत्म होता है। दोनों ही केस में ही कैन डिमांड कंपनसेशन, बट फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि वो फिक्स डेट तक रुके, और दूसरा ऑप्शन कि वो ऑन द स्पॉट डिमांड करे।
दोनों केस में कंपनसेशन अलग अलग होगा। इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, promises excused from performance or from further performance further get an option to either treat contract as rescinded, sue the other party for damages, या तो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट को rescinded ट्रीट करके damages क्लेम कर ले without waiting until the due date of performance, या फिर he may elect not to rescind but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance, या कब तक रुके वो परफॉर्मेंस की डेट तक, then hold the other party responsible for the consequences of non performance, यहाँ तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है और यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस की कॉन्सिक्वेंसेज जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की, but in this case he will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own and the guilty party, if he so decided on reconsideration may still perform his part of the contract, can also take advantage of supervening impossibility which may have effect discharge the contract। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप लास्ट तक रुकते हो, प्रॉमिस ही लास्ट तक रुकता है, तो इससे प्रॉमिसर को भी एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो रिकंसिडर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और अब वो परफॉर्म कर ले, पहले उसने मना कर दिया। दूसरी चीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो उस केस में प्रॉमिसर को कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगा कि इम्पॉसिबिलिटी के कारण मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। नाउ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्पॉट होता है, सिंपल, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी विच इट वॉज रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन scheduled date, the parties to a lawful contract are bound to perform their respective promise, but when one party breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. In that case, other party to contract obtain a right to against one who has refused perform his promise। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा, ये देखेंगे हम। तो बेटा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट तभी ब्रीच होता है जब ड्यू होती है। A agrees to deliver the 100 bags of sugar to B on 1st February 2016. On the said day, he failed to supply 100 bags of sugar to B. This is his actual breach of contract. जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना है उसी दिन मना किया गया है। एंटिसिपेटरी ब्रीच यहाँ पे नहीं है। ब्रीच हैज बिन कमिटेड बाय ए एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, या तो आप काम करने से पहले ही मना कर दोगे या काम करते समय मना कर दोगे। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो ओकर व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस one party fails or refuses to perform his obligation under it by express or implied act। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है बेटा, हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया है, बट उसकी रेमेडीज सामने वाली पार्टीज को क्या क्या अवेलेबल होंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सूट फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड यानी कि कैंसिल कर सकते हो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, अगर आपको किसी का पोर्ट्रेट बनवाना है और आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो उस केस में आप डैमेजेस डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ही क्लेम करोगे। सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट अपॉन क्वांटम मैरियट, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं बेटा। सो ये रेमेडीज हमें अवेलेबल है बेटा, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। सूट फॉर डैमेजेस, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है बेटा स्टे ऑर्डर। सूट अपॉन क्वांटम मैरियट, ये क्या होता है ये बहुत डिटेल में हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल पे बेस्ड। सबसे फर्स्ट है हमारा सूट फॉर डैमेजेस, देखेंगे बेटा। कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस caused by breach of contract. When a contract has been broken, the party who suffers by such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract. जिस पार्टी ने, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो इसे कंपनसेशन देना पड़ेगा किसको, सॉरी ए ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा किसे, सी को। विच नेचुरली अराउज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच, और कंपनसेशन कितना बनना चाहिए, जो कि यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में डिसाइडेड हो। विच द पार्टीज न्यू, पार्टीज को भी पता है कि इतना इसमें कंपनसेशन बनता है। व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage. अगर कोई indirect या remote यानी कि दूर दराज का loss है या damage है, उस चीज का आपको compensation नहीं मिलता है। Sustained by reason of breach. Compensation for failure to discharge, अच्छा इसमें एक पॉइंट है बेटा, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस का डैमेजेस आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर इनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम नोटिस है, सामने वाली पार्टी को आपने बता दिया है, तो उस केस में इनका भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इनकर्ड हैज नॉट बीन डिस्चार्ज, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge it had broken his contract. सिंपल लाइन्स लिखी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। ऑर्डिनरी डैमेजेस, बेटा अब टाइप्स ऑफ डैमेजेस है, कई तरीके के डैमेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस। When a contract has been broken, the parties who suffer by such breach is entitled to receive from the parties who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him. जितना आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है उतना आप कंपनसेशन सामने वाली पार्टी से लोगे। Which naturally arise in the usual course of things from such breach, which the parties know when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote or indirect damage. Again, indirect और remote damages का आपको कोई compensation नहीं मिलेगा। जैसे कि अपना एक केस है हार्डले वर्सेस बैक्सटेंडल। इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन था पी, ठीक है, उसका वो अपनी जो मील होती है फ्लोर मिल, उसका काम था, और वहाँ पे कोई शाफ्ट थी जो टूट गई, मतलब कोई मशीनरी थी जो डैमेज हो गई। उसने डी को इसे रिपेयर करने के लिए दिया और बोला इन 2 days ये रिपेयर हो जाएगी। वेयर द न्यू शाफ्ट वाज टू बी मेड, मतलब इसमें रिपेयर हो जाएगा, ये एक नई की तरह हो जाएगी। द मील स्टॉप वर्किंग एंड डी डिलेड द डिलीवरी द क्रैंकशाफ्ट सो द मील रिमेन्ड आइडल फॉर अनदर 5 days। उसने इतना डिले किया कि 2 दिन के बाद भी 5 दिन तक उसने डिलीवर नहीं किया और 5 दिन तक फैक्ट्री यानी कि मील बंद रही। P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. 7 दिन बाद उसे अपनी मशीन वापस मिली। P sued D for damages not only for the delay in delivering the broken part but also loss of profit suffered. The count held that P was entitled only for ordinary damage. इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि P को केवल ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे, यानी कि डिले के डैमेजेस मिलेंगे। D को क्योंकि इस बात का पता नहीं था, D was not liable for loss of profit because the only information given by P to D was the
Article to be carried was broken shaft of a mill and it was not known to them. द डिले वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रॉफिट. मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस है ये एक तरीके का लॉस ऑफ प्रॉफिट. और इनडायरेक्ट लॉसेज में आपको तभी कंपनसेशन मिलता है तब आप सामने वाली पार्टी को पहले से इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम तो बंद रखेंगे इतने टाइम, हमारे यहाँ काम नहीं चलेगा, हमारे पास और कोई जुगाड़ नहीं है इसके अलावा, तभी आपको कंपनसेशन मिलता है. लेकिन यहाँ पे उसने रिपेयर वाले को ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि हमारा काम बंद रहेगा, तो काम बंद होने का यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का कोई भी कंपनसेशन इन्हें नहीं दिया जाएगा. अब बेटा ऑर्डिनरी डैमेजेस तो होते ही हैं हमारे, इसके अलावा और भी डैमेजेस होते हैं. स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉस्ट एंड प्रीफिक्स डैमेजेस. तो ये अब सब देखने वाले हैं हम. देखिए स्पेशल डैमेजेस क्या होता है. स्पेशल डैमेजेस होते हैं वेयर ए पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रिसीव अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट. स्पेशल सिचुएशंस में होने वाले लॉसेस को अगर हम सामने वाली पार्टी से रिकवर करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस. और इनके लिए भी नोटिस होना ज़रूरी है, यानी कि बताना ज़रूरी है. He will be liable not only for damages arising naturally or directly from the breach, but also special damages in case of notice. Vindictive या exemplary damages जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए दिए जाते हैं, जनरली ये दो केसेस में होते हैं. एक तो अगर किसी ने किसी को मैरिज का प्रॉमिस किया हो, प्रॉमिस टू मैरी, और वो ब्रीच कर दे बिकॉज इट कॉज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स. तो यहाँ पे हम डैमेजेस का अमाउंट है वो डिसाइड नहीं कर पाते, तो हम एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही डैमेजेस लगाते हैं. तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा अगर मैटर कोर्ट के पास जाता है कि डैमेजेस कितने होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात इमोशंस की है. दूसरी चीज, अगर कोई बैंकर विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वैलिड रीजन अपने कस्टमर के चेक को डिसऑनर कर देता है, उससे कस्टमर की रेपुटेशन को जो हार्म पहुंचती है, उसके लिए बैंकर पे लगाया जाती है एग्जाम्पलरी डैमेजेस यानी कि विंडिक्टिव डैमेजेस. A businessman whose credit was suffered will get exemplary damages even if he has sustained pecuniary loss. अगर उसको कोई लॉस नहीं भी होता, नो पिक्यूनरी लॉस यानी कि नो मॉनेटरी टर्म्स में कोई लॉस नहीं होता, तो भी उसे कम डैमेजेस मिलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी गुडविल सफ़र कर रही है. बट ए नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हैवी डैमेजेस इन द लाइक सर्कमस्टेंसेज. ऐसी सेम सिचुएशन में जैसे कि बिजनेसमैन को डैमेजेस मिले, वैसे एक नॉर्मल पर्सन जो कि ट्रेडर नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, उसमें ज़रूरी नहीं है उसे इतने डैमेजेस मिले. क्यों? क्योंकि पहली बात ये क्योंकि उसकी रेपुटेशन अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस पर, अनलेस द डैमेजेस आर एलिग्ड एंड प्रूव्ड बाय स्पेशल डैमेजेस. इस केस में आपको तभी डैमेजेस मिलते हैं जब आपका स्पेशल डैमेज होता है. नेक्स्ट बेटा परा नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल डैमेजेस बोले तो नाम मात्र के डैमेजेस. नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिव हैज प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज. एक्चुअली में कोई रियल डैमेज सामने वाली पार्टी को नहीं हुआ है, लेकिन हम फिर भी दूसरी पार्टी पे जो गलत कर रही है उस पर हम डैमेजेस लगा रहे हैं जिससे कि आगे से वो ना करे. भाई नॉमिनल डैमेजेस लगा रहे हैं, नाम मात्र के, कोई नुकसान नहीं हो रहा लेकिन फिर भी डैमेजेस लगा रहे हैं क्योंकि जिससे रिपीट टेलीकास्ट ना हो मिस्टेक्स का. इट इज़ अवॉर्डेड जस्ट टू एस्टैब्लिश राइट टू डिक्री फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अमाउंट में बी रुपी और इवन 10 पैसा, मतलब कितना भी कम हो सकता है. नॉमिनल होता है, बिल्कुल नॉमिनल बोले तो 1 रुपये भी हो सकता है, 10 पैसे भी हो सकता है. डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले. अगर किसी काम के डिले होने के कारण गुड्स खराब हो जाती है, इन द केस ऑफ डिटोरिएशन, डिटोरिएशन मतलब वैल्यू में कमी आ जाना, कॉस्ट टू गुड्स बाय डिले, डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर इवन विदाउट नोटिस. अगर पोस्ट के थ्रू, कैरियर के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स डिलीवर हो रही है और उनको डिले में पहुंचाया कैरियर ने, जिसके कारण क्या हो रहा है, गुड्स खराब हो जाती है, तो आप उससे डैमेजेस ले सकते हो विदाउट एनी नोटिस, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटोरिएशन हो रहा है, गुड्स की जो एक्चुअल वैल्यू खत्म हो रही है. डिटोरिएशन not only implies physical damage to the goods but it may
मीन लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। अगर आपकी गुड्स फिजिकली डैमेज हो रही है तो वो डिटोरिएशन है ही। अगर कोई काम होने के बाद आपको ज़रूरत थी 8 तारीख को गुड्स की और वो गुड्स पहुंच रही 10 तारीख को, तो यहाँ पे आपके लिए वो वेस्टेज है, तो यहाँ पे भी डिटोरिएशन माना जाएगा। प्री फिक्स डैमेजेस, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ही तय कर लेती है। स्टिपुलेटेड होता है इन कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेटेड मतलब शर्त, स्टिपुलेटेड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन में इन्वॉल्व होता है कि अगर कोई पार्टी क्या करेगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये इतना अमाउंट हम उसको पे करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। इट मे अमाउंट टू आइदर लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि हम पहले से प्री फिक्स्ड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं, रीजनेबल एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, एक्चुअल लॉस क्या होगा ये तो पता होता नहीं उस टाइम। और ए पेनल्टी दैट इज एन अमाउंट आर्बिट्री फिक्स्ड एंड डैमेजेस पेबल, या फिर कोई पेनल्टी हम पहले से फिक्स करके इम्पोज करते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ ए सम इज नेम्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच, the agreed party is entitled to receive from party at a default at reasonable compensation not exceeding amount so named. Now, penalty and liquidated damages. Parties to a contract may provide beforehand the amount of compensation payable in case of failure of contract. In such case, question arises whether the court will accept the figure as the measure of damages. अब बेटा दोनों के लिए जो हमारी पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं उनके लिए इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में दोनों में अलग अलग प्रोविजंस हैं, तो वो हम देखने वाले हैं कि क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में अपने इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंसेस है या दोनों सेम है, क्या चल रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, सम सो फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इंटरप्रिटेटेड आइदर लिक्विडेटेड डैमेज और एज ए पेनल्टी if the sum fixed in the contract represent a genuine pre-estimate। as per English law क्या है कि अगर आपने फिक्स जो अमाउंट किया है वो genuine pre-estimate है by parties of loss which would be caused by a future breach of contract, it is a liquidated damages. It is an assessment of amount which is the opinion of party will compensate for each other. Such a clause is effective and amount is recoverable, but where the sum fixed in the contract is unreasonable, अगर अमाउंट आपका रीजनेबल यानी कि एस्टिमेट लगा के नहीं लगा रहे हो, आप एक तरीके से सामने वाली पार्टी पे फोर्स क्रिएट करने के लिए जिससे उसे कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़े, इस इंटेंशन से अगर उस पर कोई चार्ज लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। Such a clause of disregard an injured party cannot recover more than actual loss। तो ये वाला जो क्लॉज है ये इस कॉन्सेप्ट को इंजर्ड कर ये क्लॉज है वो इस कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड करता है। किस कॉन्सेप्ट को? कि आपके एक्चुअल लॉस से ज़्यादा क्या नहीं हो सकती है बेटा, आपकी पेनल्टी नहीं हो सकती है, आपका कंपनसेशन नहीं हो सकता है। इंडियन लॉ मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। बेटा इंग्लिश लॉ में तो दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है, और इंडियन लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली अ रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द सम सो मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट क्या कर सकता है, ओनली रीजनेबल कंपनसेशन डिक्लेयर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है। Section 74 of the Contract Act lays down that if the parties have fixed what the damages will be, court will never allow more, but the court may allow less. A decree is to be passed only for reasonable compensation not exceeding sum named for the parties. Entitled person complaining for breach of contract to get reasonable compensation doesn't entitle him to realize anything by way of penalty. इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी एक ही चीज़ है, यानी कि आपको अनरीजनेबल और रीजनेबल नहीं निकालना है, केवल रीजनेबल अमाउंट ही पेबल होता है, उसको चाहे आप लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलो, चाहे आप उसे कंपनसेशन बोलो, चाहे आप उसे क्या बोले, लिक्विडेटेड डैमेज बोले, चाहे आप उसे पेनल्टी बोले। एक्सेप्शन देखेंगे बेटा इस कॉन्सेप्ट का, वेयर एनी पर्सन गिव एनी बॉन्ड टू सेंट्रल or state government for the performance of any public duty or act in which public are interested, on breach of condition of such instrument he shall be liable
फॉर द होल सम मेंशन देयर इन। अगर पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड कोई काम होता है तो उस केस में अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको उसमें अनरीजनेबल अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो ये इंडियन लॉ का जो अपना रीजनेबल वाला कॉन्सेप्ट है उसका एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। अब जो ऊपर अपन ने पढ़ा उसको समराइज करते हुए हम समझ रहे हैं बेटा। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस हैव वन थिंग इन कॉमन, that both are payable on the occurrence of a breach of contract. It is very difficult to draw a clear line of distinction between the two. दोनों ही, या चाहे पेनल्टी हो चाहे लिक्विडेटेड डैमेजेस हो, दोनों ही तभी पे करने होते हैं जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन दोनों के बीच में कोई क्लियर डिफरेंस नहीं है, बट कुछ प्रिंसिपल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इफ द सम पेबल इज सो लार्ज for in excess of probable damage, it is called penalty. Where sum is expressed to be payable on a certain date on a further sum, in the event of default being made, some latter sum of a penalty because mere delay in payment is unlikely to cause damage. अगर केवल आपको क्या हो रहा है, आपने कोई डेट फिक्स की थी, डेट फिक्स करने थी, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसके बाद में हुआ इवेंट, आपने डिफॉल्ट कर दिया, लेटर आपने किया, तो उस केस में आप पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी अगर आपको डिले से किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं हो रहा है। द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द पार्टी इज नॉट फाइनल। द कोर्ट मस्ट फाइंड out whether the sum fixed in the contract is in the truth a penalty or liquidated damages. If the sum fixed is exorbitant, extravagant, बहुत ज़्यादा है, the court will regard it is a penalty even if it is termed as liquidated damages in the contract. Essence of a penalty is a payment of money stipulated in the terram of the offending party. पेनल्टी बेटा हम सामने वाली पार्टी में टेरर यानी कि डर पैदा करने के लिए लगाते हैं। एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज जेन्युइन प्री एस्टिमेट, कि भाई हम तो हमारा नुकसान रिकवर करना चाहते हैं। इंग्लिश लॉ मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी बट नो सच डिस्टिंक्शन इज फॉलोड इन इंडिया। द कोर्ट इन इंडिया मस्ट ascertain the actual loss, award the same with the amount must not however exceed the sum so fixed in the contract. The contract have not to be bothered about the distinction but the award reasonable compensation not exceeding sum so fixed. ये हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है कि रीजनेबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेटा नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं डैमेजेस हम कर रहे हैं, अब कर चुके हैं, अब अदर रेमेडीज देख रहे हैं हम। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइन कर दें। When a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded. In such a case, he is absolved of all his obligation under the contract and is entitled to compensation for any damages that he might have suffered. वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे क्वांटम मैरियट, तो हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं कि क्वांटम मैरियट क्या होता है। Where one person has rendered services to another in certain circumstances, where one person has rendered services to another in circumstances which indicate an understanding between them, it is to be paid although no particular remuneration has been fixed. The law will interfere a promise to pay. बेटा क्वांटम मैरियट वर्ड का मतलब होता है as much as the party doing the service has deserved, मतलब जो बंदा जितना डिजर्व कर रहा है उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। It cover a case where the party injured by the breach had at time of breach done part but not all of the work. अगर किसी पार्टी ने अपनी आधी परफॉर्मेंस कर ली है, पूरी परफॉर्मेंस नहीं की है, तो उस केस में उसको पूरा पैसा नहीं मिलना चाहिए, केवल जितना काम वो कर चुका है, कंपनसेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन। पूरे काम का पैसा नहीं मिलेगा, जितना काम कर चुका है केवल उसका ही पैसा मिलेगा। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। अब कंडीशंस क्या है? इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तब हम देखेंगे। द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय ए पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। जिस पार्टी ने क्लेम किया है पैसे का वो पार्टी इन डिफॉल्ट नहीं होनी
चाहिए। क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय ए पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। The object of allowing a claim on quantum Marriott is to recompensate the party to a person for a value of work which he has done. जो काम उसने कर लिया है केवल उसके लिए उसे पैसा मिलेगा। डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर, कंपनसेशन दिया है आपको इसमें। विल क्वांटम मैरियट इज रीस्टिट्यूटरी, कि केवल आपने इसमें डैमेजेस में तो कंपनसेशन मिलता है, क्वांटम मैरिट मतलब जो आपने किया है केवल उसका पैसा आपको मिला। इट इज बट रीजनेबल कंपनसेशन अवॉर्डेड ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू रेम्यूनरेट वेयर ए पर्सन ऑर्डर फ्रॉम ए वाइन मर्चेंट 12 bottles of whiskey and 2 bottles of brandy and the purchaser accept them and purchaser must pay a reasonable price for the brandy। बेटा इस केस में ये बोल रहे कि आपने अगर किसी मर्चेंट से कोई ऑर्डर लिया है तो आपको उसके लिए फुल पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपकी प्राइस है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट पेमेंट कर लोगे। एग्जाम्पल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आप केवल इतना अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने किसी बंदे से कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको उसका फुल पेमेंट करना पड़ेगा जितना आपने पार्ट परचेज किया है। अगर वो लेता है तो आपने ऑर्डर दिया था 12 bottles and 2 bottles of brandy, the purchaser accept them, मतलब इन्होंने ऑर्डर किया था फॉर एग्जांपल 12 bottles ऑफ विस्की का, लेकिन उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी 12 bottles ऑफ विस्की एंड 2 bottles ऑफ ब्रांडी। इस केस के अंदर परचेजर ने अगर ये दोनों चीज़ें ले ली है तो दोनों का ही पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल वो विस्की का ही पेमेंट करेगा। द क्लेम ऑफ क्वांटम मैरिट अराइज इन द फॉलोइंग केसेज व्हेन एन एग्रीमेंट इज कवर्ड टू बी वॉइड, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। आप क्वांटम मैरियट का पैसा ले सकते हो सामने वाली पार्टी से, यानी कि आपने जितना परफॉर्म किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में रुक जाता है तो भी आप उतना पैसा ले सकते हो जितना काम आपने परफॉर्म कर दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने के बाद भी आप जितना काम परफॉर्म कर चुके हो उसका पैसा एज ए कंपनसेशन रिसीव कर सकते हो। समथिंग इज डन विदाउट एन इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिचुअसली। ग्रेटिचुअसली मतलब सेवा भाव से। अगर आपने कोई काम सेवा भाव से नहीं किया तभी उसका पेमेंट मिलेगा, अगर सेवा भाव से किया है तो वैसे उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता। वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विस बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू द रेम्यूनरेशन। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का होना चाहिए, रेम्यूनरेशन का नहीं होना चाहिए। When one party abandon or refuse to perform the contract, अगर एक पार्टी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट बीच में रुक जाएगा और दूसरी पार्टी ने जितना काम किया है वो उतना क्लेम कर सकते हैं। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज इंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिविजिबल है, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज इंजॉयड बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, तो उस केस में सामने वाली पार्टी पार्ट परफॉर्मेंस का क्लेम लेगी। अच्छा बेटा अगर डिविजिबल नहीं है तो उस केस में तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसमें कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। When an indivisible contract lump sum is completely performed but badly, बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने इंडिविजिबल है और पूरा परफॉर्म कर दिया लेकिन ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो भी आप पूरे कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं हो, आपको गलत काम यानी कि बेकार काम करने का डिडक्शन फॉर बैड वर्क मिलेगा। एक्स wrongfully revoked Y authority before Y could complete his duties, held Y could recover as a quantum merit for the work he had done and expenses he had incurred in the course of his duties as an agent। अगर Y एजेंट है X का और Y ने X ने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो अगर कोई काम उसने Y ने X के एजेंट होते हुए किया है, जितना भी काम उसने किया है वो उन सारी ड्यूटीज़ का, उन सारे एक्सपेंडिचर का पैसा किससे रिकवर कर सकता है, एक्स से। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बेटा मैंने बताया था आपको ऐसी परफॉर्मेंस जो आप एक पर्टिकुलर पर्सन से चाह रहे हो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल आप किसी को पोर्ट्रेट बनाने के लिए कह रहे हो, पोर्ट्रेट, तो ये हर कोई तो बना नहीं सकता। अगर उस पर्सन से आप पोर्ट्रेट बनाने के लिए कह रहे हो और वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं बना रहा, तो उस केस में आप डैमेजेस नहीं चाहते हो क्योंकि डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, क्योंकि आपको उसी से पोर्ट्रेट बनाना और उसने मना कर दिया तो आप पैसे लेके किसी और से नहीं बनवा सकते क्योंकि वो काम हर कोई नहीं कर सकता जैसा कि वो करेगा। द कोर्ट में डिस्क्रिएशन ऑन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोर्ट ही ऑर्डर देती है कि आपको काम परफॉर्म करना पड़ेगा जैसा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था स्टे लगाना किसी चीज़ पे। वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज
negating the terms of contract, the court may, by issuing injunction order, restrain him from doing what he promised not to do. देखो बेटा एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. एंड a film star agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year. During the year, she contracted to act from some other producer. She could be restrained by injunction. एक फिल्म स्टार ने प्रॉमिस किया था एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को कि वो उसी के लिए काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो किसी और के साथ काम करने के लिए इन्वॉल्व हो गया फिल्म स्टार या हो गई, तो इस केस में कोर्ट के थ्रू पहले वाला प्रोड्यूसर इंजंक्शन लगा के उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे वाले प्रोड्यूसर के साथ रोक सकता है. पार्टीज राइटफुली rescinding contract entitled to compensation. A person who rightfully rescind the contract is entitled to compensation for any damages which has sustained through non-fulfillment of contract. बेटा बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है. A singer contract with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engaged to pay her 100 for each night performance. On the 6th night, A willfully absent herself from the theatre, and B in consequences rescind the contract. बेटा यहाँ पे क्या हुआ, वो सिंगर परफॉर्म करने आती थी, 6th नाइट को वो परफॉर्म करने नहीं आई, और बी ने अगले नाइट के लिए दूसरे बंदे को अपॉइंट कर लिया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर दिया. तो इस केस में बी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस विच हैज सस्टेन थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो बी यानी कि मैनेजर ऑफ थिएटर कैन रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम ए, क्योंकि उसने रेस्काइंड किया है. लेकिन क्यों किया रेस्काइंड, क्योंकि ब्रीच किसने किया था कॉन्ट्रैक्ट में, ए ने. बेटा यहाँ हमारी यूनिट नंबर 5 समाप्त होती है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ, कॉन्टिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. बेटा ध्यान से समझेंगे, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डजंट हैपन. A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or doesn't happen. जैसे कि बेटा इंश्योरेंस के अंदर एक इवेंट है, कौन सा, फॉर एग्जांपल आपने फायर इंश्योरेंस करवाया, तो इवेंट क्या हो गया, फायर, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कोलेटरल है, एडिशनल है. अगर वो हैपन होता है, डज और डजंट हैपन होता है, तो आपको क्या करना है, इंश्योरेंस वालों को आपको क्लेम देना है, नहीं होता है तो नहीं देना है. तो डज और डजंट हैपन पे किसी काम की अगर कोई क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. इसी तरीके से इसके एग्जांपल है इंश्योरेंस, इंडैमनिटी और गारंटी. इंश्योरेंस का मतलब तो आप समझते हैं, इंडैमनिटी का मतलब भी यही होता है किसी और के लॉस को कवर करना, और गारंटी में भी एक तरीके से यही किया जाता है, किसी और के लॉस को आप कवर करते हो, आप गारंटी लेते हो कि अगर इस बंदे ने पेमेंट नहीं किया तो वी विल पे इन बिहाफ ऑफ हिम. तो गारंटी इन तीनों ही केसेस में एक इवेंट जो कि कोलेटरल है, मेन इवेंट से वो होगा या नहीं होगा, अनसर्टेन है, उसके होने या ना होने पे आपका काम डिपेंड करता है, दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अब बात आती है कोलेटरल इवेंट क्या होता है. बेटा कोलेटरल इवेंट यानी कि रिलेटेड, यानी कि एडिशनल, नॉट द मेन इवेंट. अब कैसे पता करेंगे कोलेटरल क्या होता है और मेन क्या होता है. बेटा ऐसा इवेंट जिसका कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, जो कि ना तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है ना ही कंसिडरेशन है, तो उस इवेंट को कोलेटरल बोलते हैं. जैसे फायर इंश्योरेंस के केस में फायर इज अ कोलेटरल इवेंट. फायर परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड नहीं है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है प्रीमियम और क्लेम, कंसिडरेशन से रिलेटेड है प्रीमियम और क्लेम उसके बदले में मिलता है. दोनों कंसिडरेशन भी है और परफॉर्मेंस भी है, लेकिन फायर नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है और कंसिडरेशन भी नहीं है, यानी कि फायर यहाँ पे कोलेटरल इवेंट है. एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी 1 lakh rupees if B house is burned. This is a contingent contract. Here the burning of the B house is neither a performance promised as part of the contract nor it is a consideration obtained from B. समझ में आ गया, घर जलना यानी कि फायर, वो ना तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है ना ही कंसिडरेशन से. लाइबिलिटी ऑफ ए अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट. फायर के लगने पे ही लाइबिलिटी अराइज होगी, तो कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस. एसेंशियल ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल क्या होते हैं बेटा देखेंगे.
Performance of a contingent contract would depend upon the happening or non-happening of some event or condition. Event refer to a collateral. Contingent event should not be mere will of the promiser. Contingent event promiser की will पे डिपेंड तो करते हैं, लेकिन केवल will पे डिपेंड नहीं करते हैं. Event should be contingent in event to being will of promiser. Event must be uncertain nature का होना चाहिए. Rules relating to enforcement. अब बेटा हम देख रहे हैं कि इन्फोर्स कैसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनके इन्फोर्समेंट के लिए हम देख रहे हैं प्रोविजंस. इन्फोर्समेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट ऑफ हैपनिंग. बेटा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होंगे दो केसेस में, या तो हैपनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो हैपनिंग, नॉट हैपनिंग का है तो नॉट हैपनिंग. कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर काम हो जाएगा तो आपको पेमेंट मिलेगा, दैट इज हैपनिंग. पर्टिकुलर काम नहीं होगा तो आपको पेमेंट मिलेगा, दैट इज नॉट हैपनिंग. तो दोनों ही कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा. ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी सम ऑफ मनी टू मैरी बी when B marries C, C die without being married to B. इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि यहाँ पे C के साथ शादी हो नहीं सकती, तो हैपनिंग होगी ही नहीं कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट की. अच्छा बेटा नॉन हैपनिंग का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि पर्टिकुलर पर्सन से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर एक शिप है वो वापस नहीं आता है तो मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा. तो ये नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है. इट इज ऑल्सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of living person when the living person does something to make event or conduct impossible of happening. बेटा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा अगर किसी पर्सन के कंडक्ट के कारण वो इम्पॉसिबल हो जाए. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को शादी करने के लिए बोला था सी से, लेकिन सी ने किसी और से शादी कर ली, तो अब बी सी से शादी नहीं कर सकता, तो ये उसके इवेंट लिविंग पर्सन के कंडक्ट के कारण कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, वॉइड हो जाएगा. कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम. कई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर अगर ये हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको शिप वाला एग्जांपल दिया था. अगर पी ने क्यू को बोला कि अगर ये पर्टिकुलर शिप 1 साल के अंदर वापस आ जाता है देन आई विल पे यू 1,00,000 रुपीज़. ये कंटिंजेंट है, स्पेसिफाइड इवेंट विद इन ए फिक्स टाइम. अब नॉट हैपनिंग का हो सकता है अगर 1 साल में वापस नहीं आया तो आई विल पे यू 1,00,000 रुपीज़. तो ये हो जाएगा नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम. अच्छा उसके बाद में आया तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को विद इन फिक्स टाइम पीरियड से ही अपन देखेंगे. कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल होते ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड. बेटा बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है बच्चों को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही अनसर्टेन है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा टू डू और नॉट टू डू, और वेजरिंग होता है टू गिव मनी और मनी इज वर्थ. समथिंग विथ रेफरेंस टू कोलेटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, यानी कि मेन इवेंट क्या होता है, अनसर्टेन, और यहाँ पे क्या होता है, कोलेटरल इवेंट क्या होता है, अनसर्टेन. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जबकि वेजरिंग में क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. हम पहले वाली यूनिट्स में पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होती है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट इज कोलेटरल, और यहाँ पे क्या होता है, कोर इवेंट होता है, मेन इवेंट होता है. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वेजरिंग के फीचर नहीं होते, बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कंटिंजेंट के फीचर होते हैं. इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, इंटरेस्ट होता है. यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता. डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअली लॉस एंड गेन. कंटिंजेंट में दोनों पार्टीज को म्यूचुअली लॉस एंड गेन नहीं होता है, लेकिन वेजरिंग में एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी, ऐसा होगा ही होगा. इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बेटा, ये देखेंगे हम. मैंने आपको स्टार्टिंग यूनिट में बताया था कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते हैं. क्वाजी मतलब जो केवल हमने है नहीं, डीम्ड मान लिए गए कि वो कॉन्ट्रैक्ट है. फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक तरीके के. बेटा कॉन्ट्रैक्ट में होना दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो ऑफर
प्लस एक्सेप्टेंस, क्योंकि एग्रीमेंट तभी बनता है। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ना तो ऑफर होता है ना एक्सेप्टेंस होता है, तो यानी कि ये एग्रीमेंट ही नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। तो क्या होता है मैम, किसी पर्सन पे लॉ के थ्रू ऑब्लिगेशन डाल दी जाती है। लॉ क्या डाल देता है, ऑब्लिगेशन, जिसके कारण उसे सामने वाली पार्टी के लिए काम करना पड़ता है, उसे बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ के थ्रू जो ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है, दैट इज द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेस। फॉर एग्जाम्पल, T, a tradesman, leaves goods to C house by mistake. C treat the goods as his own. C is bound to pay for the goods. अगर C ने उन गुड्स को अपना मान के यूज कर लिया तो C को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। A pays some money to B by mistake. It is really due to C. B must refund the money to A. अगर किसी पर्सन ने किसी और का पैसा ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था A, उसने सी को पैसा देना था लेकिन गलती से उसने बी को दे दिया, तो बी को वापस लौटाना पड़ेगा पैसा ए को, क्योंकि कोई और बंदा किसी और के पैसे से रिच नहीं बन सकता। ये भी हमारा एक प्रिंसिपल है। इन द फर्स्ट प्लेस विच इज In a first place, such a right is always right to money and generally not always a liquidated sum of money. Secondly, it doesn't arise from any agreement of the parties. Parties के बीच में कोई भी agreement नहीं होता है, imposed by law होता है. It is a right which is available not against all the world. Against all the world नहीं होता है, against a person होता है, particular person. Deemed as a, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को ये माना जाता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे नेसेसिटी सप्लाईज टू, नेसेसिटी सप्लाई होती है अगर किसको, जो बंदा कैपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको, तो उस केस में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट राइज हो जाता है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोर्जन। तो ये सब में आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाते हैं। कैसे क्रिएट हो जाते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बेटा, अगर कोई पर्सन इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके साथ अगर आप किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, माइनर के साथ आप नेसेसिटीज सप्लाई कर रहे हो आप उसे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है और आपको पेमेंट हो या नहीं हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ने ये डिसाइड किया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देंगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन लॉ ने बोला कि अगर आप माइनर को नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी इसके लिए लायबल होगी, आपको उसका पैसा दिया जाएगा नेसेसिटीज सप्लाई का। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हुए भी आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। बेटा, अगर लॉ के अंदर आपको पे करना है, फॉर एग्जाम्पल सन को कोई पेमेंट करना है और फादर ने उसका पेमेंट कर दिया, तो भी ये वैलिड पेमेंट माना जाएगा और फादर बाद में वो पैसा सन से रिकवर कर सकता है। तो बेटा इस केस के अंदर ये फादर और क्रेडिटर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था, सन और क्रेडिटर के बीच में रिलेशन था, कॉन्ट्रैक्ट था, सॉरी। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, सन और क्रेडिटर के बीच में, जबकि पेमेंट किसने किया, फादर ने किया, और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना गया, वैलिड। क्यों, वो पेमेंट क्या माना गया, वैलिड, क्योंकि यहाँ पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ ए नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट, अगर किसी बिना सेवा भाव से किए गए एक्ट का बेनिफिट आप रिसीव करते हो तो उस केस में आपको बेनिफिट इंजॉय कर रहे हो तो आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, चाहे आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि आप किसी और के बेनिफिट से खुद फ़ायदा नहीं, किसी और का फ़ायदा उठा के खुद रिच नहीं बन सकते। ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, देखो बेटा, कि a government servant was compulsory retired by the government. He led a writ petition, obtained an injunction against the order. He was reinstated, that was paid salary but was given no work. In the meantime, government went on appeal. The appeal was decided in favor of government. K was directed to return the salary. बेटा K ने क्या किया, he led writ petition, रिटायर्ड कर दिया गया था उसको कंपल्सरी, उसने एक रिट ज्वाइन की और उसने ऑर्डर पे स्टे लगवा लिया। ही वॉज रीइंस्टेंटेड एंड पेड सैलरी बट वाज, उसको वापस से अपॉइंट कर लिया गया और उसे सैलरी पे की गई, लेकिन उसने कोई भी काम नहीं किया। तो उस केस में गवर्नमेंट ने अपील की
और गवर्नमेंट के फेवर में रिजल्ट आया और बोला गया कि के को जितनी भी सैलरी से पे की गई है वो रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, वापस से रीस्टोर करना पड़ेगा। ए ट्रेडमैन लीव्स गुड्स टू बी हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट गुड्स इज ओन, ही बाउंड टू पे ए फॉर देम। ये ऑलरेडी हम ये केस पढ़ चुके हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ गुड्स, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी कोई पर्सन को किसी की बिलोंगिंगनेस मिलती है, किसी की गुड्स मिलती है, लॉस गुड्स मिलती हैं, तो उस केस में उस बंदे को उसे एज ए बैली संभाल के रखना है। बैली की तरह संभाल के रखना है मतलब कि वो उस गुड्स का मिसयूज ना करे, उस गुड्स की टेक केयर करनी है, उस गुड्स की आपको ध्यान से रखना है। मतलब ये नहीं कि अरे ये तो किसी और की गुड्स से क्या ध्यान रखना है, इसका एज ए बेली आपको टेक केयर करनी है उसकी, जैसे कि बेलमेंट में की जाती है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स has to take proper care of property as man of ordinary prudence would take। आपको कैसे केयर करनी है, जैसे एक पर्सन अपनी गुड्स की करता है ऑर्डिनरी प्रूडेंस से। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, आपको गुड्स के साथ छेड़छाड़ करने का कोई राइट नहीं है। जैसे ही आपको ओनर मिल जाता है आपको गुड्स उसे लौटानी पड़ेगी, रीस्टोर करनी पड़ेगी, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि आपके उस ओनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन लॉ ने आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल एक केस हुआ था हॉलिन वर्सेस हॉवलर। एच पिक्ड अप ए डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप, हैंडेड ओवर द सेम टू एफ टू कीप टिल द ओनर वॉज फाउंड। इन स्पाइट of the best effort, the true owner could not be traced. After the lapse of some week, H tendered to F the lawful expenses incurred by him and requested to return the diamond to him. F refused to do so. F must return the diamond to H as he was entitled to retain the goods found against everybody except the true owner। बेटा यहाँ पे H को गुड्स मिली थी कोई, जैसे कि डायमंड मिला उसे, उसने एफ के पास रखवा दिया, जो कि डायमंड एफ का नहीं था, वो शॉप का ओनर था। कुछ दिनों बाद एफ को क्या नहीं मिला, ओनर का पता नहीं मिला, तो उस केस में एफ को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा पैसा। किसका, ओनर का। ओनर का पैसा एफ को क्या करना चाहिए, रिफंड। लेकिन एफ ने पैसा क्या नहीं किया, क्योंकि उसे ओनर मिला ही नहीं, तो वो डायमंड उसे रिफंड कैसे करता, तो उसने उसे रिफंड नहीं किया। इस केस में एच ने बोला कि मुझे दे दो, तो एफ ने बोला तुम्हें क्यों दे भाई, तुम्हारा तोड़ना है। बोले क्योंकि जिस बंदे को गुड्स मिलती है उसका राइट होता है उस गुड्स पे सारी दुनिया के अगेंस्ट, केवल ट्रू ऑनर को ही वो लौटाएगा, तो वो खुद यूज कर सकता है, ट्रू ऑनर को ही वो गुड्स लौटाएगा। बेटा इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तब भी क्रिएट हो जाता है जब मिस्टेक या कोर्जन में कोई पैसा दिया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मिस्टेक और कोर्जन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल होता है। फिर भी अगर किसी पार्टी ने कोई पेमेंट दिया है दैट विल बी रिकवरेबल। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को डरा धमका के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई दूसरे बंदे ने। जिस पर्सन ने डरा धमका के 5 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में अपने नाम करवा ली, यानी कि 1 लाख रुपए दिए, बाद में एग्रीड पार्टी कोर्ट में गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लिए, प्रॉपर्टी के कागज वापस ले लिए, लेकिन इस केस में उसे वो 1 लाख रुपए भी वापस देने पड़ेंगे क्योंकि वो इसका बेनिफिट नहीं रख सकते। और कोर्जन होते हुए भी यहाँ पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख पे करने की लायबिलिटी अराइज हो गई है। एग्जाम्पल देखेंगे, केस है सेल्स टैक्स ऑकर वर्सेस कन्हैयालाल। ए पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स मेड अंडर द मिस्टेकन बिलीव और बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ लीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम म्युनिसिपल अथॉरिटीज। इस केस के अंदर गलत पेमेंट कर दिया गया, उस केस में ये पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से रीस्टोर करना पड़ेगा। मिस्टेक का केस था तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 केसेस और दे रखे हैं जिनको आप पढ़ते समझ पाएंगे। बट डिफरेंसेस बेसिकली क्या हैं हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में और एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में। असेंशियल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जबकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बाकी सारे असेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ होती है और यहाँ पे पार्टीज की कंसेंट से क्रिएट होती है ऑब्लिगेशन।
बेटा यहीं पे हमारी यूनिट समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट। आई एम CS मोनिका अग्रवाल।